गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रुक्मणी छाटा और मैं आप लोगों को आज ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम ठोस की संरचना एवं क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस की संरचना और उसके गुणधर्मों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो पदार्थ होती हैं उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः? हाँ बताइए, बिल्कुल सही जवाब। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। यानी पदार्थ जो होती हैं, पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था और तीसरा होता है गैस अवस्था। ठोस किसे कहते हैं? ठोस सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस वह पदार्थ होता है जिसकी एक निश्चित आकृति या आकार होती है। यानी ठोस की क्या होती है? ठोस वह पदार्थ होता है जिसकी एक निश्चित आकार या आकृति होती है। ठीक है, ठोस वह पदार्थ होता है जिसकी एक निश्चित आकार या निश्चित आकृति होती है। उदाहरण के लिए, हाँ बताइए, उदाहरण क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। क्या होता है? उदाहरण है चांदी, है ना। इसी तरीके से हम और उदाहरण देख सकते हैं। और क्या होता है? सोना। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी हम उदाहरणों को देख सकते हैं। तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित आकार और निश्चित आकृति होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं चांदी, सोना। इसी तरीके से दूसरा होता है जो है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? द्रव वह पदार्थ होता है जिसकी ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसकी ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आकार होता है। परंतु इसे जिस भी पात्र में डाल दिया जाए वह उसका आकार ले लेता है ना। परंतु इसे जिस भी पात्र में रख दिया जाए या डाल दिया जाए वह उसकी आकृति क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। उदाहरण के लिए, हाँ उदाहरण बताइए। बिल्कुल सही जवाब। क्या होता है? दूध, है ना। उसी तरीके से देख सकते हैं पारा, पारा भी इसका उदाहरण है। तो हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? दूध, पारा, शहद, ये सब क्या होते हैं? द्रव होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा अवस्था देखते हैं, गैसीय अवस्था।
जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था, या जिसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, अब गैस में क्या गुण पाया जाता है या गैस कैसे होता है? गैस की भी ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आकार होता है ना। तो वह पदार्थ जिसकी ना कोई निश्चित आकृति होती है, निश्चित आकृति होती है, ना निश्चित आकार, और इसे जिस पात्र में डाल दिया जाए उस पात्र का वह आकार भी नहीं लेता, ना ही पात्र के अनुसार अपना आकार बदलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। यानी गैस वह पदार्थ है जिसकी ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आकार होता है, और इसे हम यदि किसी पात्र में डाल भी दें तो वह उसका आकार ग्रहण नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, हाँ बताइए उदाहरण। बिल्कुल सही जवाब क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम क्या लिखते हैं? O2। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण, बिल्कुल सही जवाब N2, नाइट्रोजन, जो कि हमारे प्रकृति में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ की कुल सामान्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, अब इनका इस प्रकार से गुणधर्म हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि गैस वह पदार्थ होता है जिसकी ना तो कोई निश्चित आकार होती है और ना ही कोई निश्चित आकृति होती है ना। और यदि उसे किसी पात्र में डाल दिया जाए तो वह उसका, यदि खुला पात्र है तो वह उसका ना तो आकार लेती है ना उसकी आकृति बदलती है। लेकिन यदि किसी बंद पात्र में, जैसे हम यदि गुब्बारा में गैस को डाल देते हैं तो वह गैस का आकार ले लेता है, लेकिन यदि वह उसे हम खोल दें तो वह उसका आकार या आकृति नहीं ले पाएगा। यह दोनों में अंतर है कि यदि द्रव को हम खुले पात्र में भी रख देते हैं तो द्रव उसका आकार या आकृति तो ले लेती है, लेकिन यदि हम गैस को खुले पात्र में रखेंगे तो यह निश्चित नहीं कि वह उसका आकार या आकृति को ग्रहण कर ले। लेकिन यदि हम उसे किसी बंद पात्र में डाल देते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया या फिर गुब्बारा हो गया, तो वह उसका आकृति धारण कर लेती है। इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं में हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस, इनमें तीनों में हमने अंतर देखा कि ठोस की तो निश्चित आकृति होती है और आकार होती है, परंतु द्रव की कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती। उसे जिस पात्र में डाल दिया जाता है उस पात्र का वह जो है आकृति ग्रहण कर लेती है, और गैस जो होता है वह ना तो निश्चित आकार ग्रहण करती है ना निश्चित आकृति ग्रहण करती है, परंतु यदि उसे ऐसे पात्र या ऐसे सिलेंडर में डाल दिया जाए जो बंद है तो वह क्या कर लेती है? उसका आकार धारण कर लेती है। तो ये जो तीनों चीजें हमने देखा, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इसमें इस प्रकार की जो स्थिति ठोस, द्रव और गैस दर्शाते हैं वो ऐसा क्यों दर्शाते हैं, या इनके क्या गुण हो सकते हैं जिसके कारण से ये ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इनका क्या विशिष्ट गुण होता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इनके ऐसे गुण धर्म दर्शाने के पीछे क्या कारण है? पहला कारण उसका, हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो, वह किन से मिलकर बना होता है?
हाँ, आप बताइए बिल्कुल सही जवाब। क्या होता है, वे ये जो पदार्थ होते हैं वे सबसे जो न्यूनतम या छोटा जो कण कहते हैं जिनसे पदार्थ मिलकर बना होता है वो क्या है, परमाणु या अणु, है ना। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, चाहे वो द्रव पदार्थ होते हैं, चाहे वह गैस पदार्थ होते हैं, वे जो होते हैं वे किनसे मिलकर बने होते हैं, परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। और इनमें चूंकि विशिष्ट संरचना होती है इसलिए ठोस और द्रव और गैस में विभिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस की संरचना कैसी होती है। देखिए, ये ले लीजिए ठोस, चूंकि पदार्थ परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, व्यवस्थित होती है। कैसी होती है, इनकी संरचना व्यवस्थित होती है और ये एक निश्चित दूरी पर पाए जाते हैं। और इनके बीच की दूरी कैसी होती है, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, यानी वो बहुत पास पास में इनके अणु या परमाणु होते हैं। अब ऐसा होने के पीछे ये है, कारण क्या है, इनका अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। चूंकि ठोस के परमाणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए ये बहुत पास पास होते हैं और व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसलिए ठोस जो होता है वो एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब हम द्रव की संरचना देखते हैं। द्रव जो होता है यह भी परमाणु और अणु से मिलकर बना है, हमने अभी देखा है ना। तो जो द्रव होता है इसके जो परमाणु होते हैं वो भी जो है आणविक बलों से बंधे होते हैं, लेकिन इनके अणु या परमाणु में एक भिन्नता पाई जाती है कि ये दूर दूर होते हैं। चूंकि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कैसे होता है, कम होता है, न्यून होता है, जिसके कारण से ये जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण ये सापेक्षिक क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ठोस की अपेक्षा द्रव के जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, दूर दूर हैं और सापेक्षिक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इनके मध्य आकर्षण बल इनकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस में क्या होता है, गैस भी चूंकि परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है ना। अब इसके जो परमाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, अपेक्षाकृत और दूर दूर होते हैं। इस पात्र को हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो गैस के जो अणु या परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो इनकी अपेक्षा कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इनके मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण ये दूर दूर पाए जाते हैं और सापेक्षिक क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसलिए गैस की कोई आकार या आकृति नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ठोस होता है उसके जो परमाणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और चूंकि उनके मध्य में अंतरा आणविक बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए ये कैसे क्रम में होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में रहते हैं। ठीक है, इस कारण से ठोस का एक निश्चित आकार और आकृति होता है। जबकि द्रव में देखते हैं तो द्रव जो होता है उनके जो परमाणु होता है वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, दूर होते हैं। अब इसके कारण हमने क्या देखा, इसका कारण हमने देखा कि इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, कम होता है। इसलिए द्रव की कोई आकृति नहीं होती और ये इसको जिस पात्र में हम डाल देते हैं उसका ये आकार ग्रहण कर लेती है। तीसरा हमने जो देखा गैस के जो परमाणु होते हैं, चूंकि ये परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत न्यून, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नगण्य कह सकते हैं। इसलिए कि
इनके बीच के जो परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और ये सापेक्षिक गति करते रहते हैं, इसलिए गैस का ना तो कोई आकार होता है ना ही आकृति होती है। और इसे यदि बंद पात्र में, बंद पात्र यानी सिलेंडर या क्या क्या बताया आपको, गुब्बारा, हाँ, इसमें जब हम डाल देते हैं तो ये उसकी आकृति ग्रहण करती है, परंतु खुले पात्र में उसकी आकृति को ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस की विशिष्ट संरचनाएं, जिसके कारण से इनमें एक अद्भुत गुण होता है, उनकी आकृति ये निर्धारित करती है कि उनकी आकृति होगी या नहीं होगी। आज हम जो ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां देखने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम किसके विषय में अध्ययन करेंगे? ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया? ये बताया कि ठोस की एक निश्चित आकृति और आकार होती है। ठीक है, तो उसके आधार पे ठोस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है क्रिस्टली, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है अक्रिस्टली। ठोस, चूंकि ठोस में आकार और आकृति होती है, इसलिए ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टली और दूसरा अक्रिस्टली। ये दो प्रकार होने के पीछे भी क्या कारण है? ठोस की विशिष्ट संरचना। और ठोस की विशिष्ट संरचना किसके कारण से होती है? उनके परमाणु और अणुओं के कारण से। तो क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं, है ना? तो क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं? ठोस के परमाणु विशिष्ट ज्यामिति, आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिस्टली ठोस किसको कहते हैं? क्रिस्टली ठोस, ठोस के परमाणु विशिष्ट ज्यामिति आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनकी त्रिविमी जो सममितता होती है, इसमें क्या होती है? कौन सी स्थिति होती है? त्रिविमी सममितता होती है। ठीक है ना? यानी क्रिस्टली ठोस किसको कहते हैं? वह ठोस जिसके परमाणु विशिष्ट ज्यामिति आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात त्रिविमी सममितता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं उदाहरण? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्रिस्टली ठोस के उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे आपका चांदी है ना, आपने जैसे बताया क्या होगा? चांदी। और कोई बता सकते हैं? हाँ आप बताइए। वेरी गुड, क्या होता है? शक्कर। बिल्कुल सही जवाब। तो क्रिस्टली ठोस के हमने उदाहरण देखा, क्या हुआ? चांदी और शक्कर। इसी प्रकार अक्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं? ये तो हमने देख लिया क्रिस्टली ठोस। अब दूसरा जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस इससे भिन्न होगा। अक्रिस्टली ठोस किसको कहते हैं? ठोस के परमाणु विशिष्ट ज्यामिति आकृति में सममित
रूप में व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, अर्थात त्रिविमीय सममितता नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ठोस की परमाणु विशिष्ट ज्यामितीय आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात त्रिविमीय सममितता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाँ, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क्या होता है? रबर और प्लास्टिक। ठीक है, रबर और प्लास्टिक इसके उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस के, है ना। अब अक्रिस्टलीय ठोस रबर और प्लास्टिक को आप देखेंगे, इसकी जो संरचना होती है इसमें सममितता नहीं पाई जाती, इसकी त्रिविमीय व्यवस्था में सममितता नहीं पाई जाती, है ना। तो ये किस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करती है? इसकी संरचना जो होती है बिल्कुल द्रव की जो संरचना होती है वैसी ही होती है, परंतु इसमें भिन्नता क्या हो जाती है कि हमने देखा था कि जो द्रव की जो संरचना होती है उसमें हमने क्या देखा था कि द्रव के जो परमाणु होते हैं वो आपेक्षिक क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है ना, हमने क्या देखा था कि द्रव के जो परमाणु होते हैं वो आपेक्षिक क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के जो परमाणु होते हैं वो द्रव के समान क्या नहीं करते हैं? आपेक्षिक गति नहीं करते, इसमें ये भिन्नता होती है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को अशीतक द्रव भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हम इसके ग्राफ के माध्यम से, इसके बनावट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, 1, 2, 3 कई परमाणुओं से मिलकर बन सकता है। तो हम क्रिस्टलीय ठोस में देख सकते हैं 2 परमाणु यदि लें तो यदि A और B 2 परमाणु यदि हम क्रिस्टलीय ठोस में लेते हैं तो A के प्रत्येक 3 परमाणुओं से A जो है B के प्रत्येक 3 परमाणुओं से जुड़ा होगा, वहीं B जो होता है वो A के 3 परमाणुओं से जुड़ा होगा और एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में ये बंधे होंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संरचना है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो संरचनाएं बनी हुई हैं ये विशिष्ट ज्यामितीय आकृति लिए हुए हैं, है ना। और इसमें जो परमाणु हैं, इसमें जो परमाणु बंधे हुए हैं, है ना, उसमें आप देख सकते हैं जैसे ये A है, ये A 3B से इधर जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये कैसे जुड़े हुए हैं। ये A जो परमाणु है वह 3 अन्य B परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से B की जहाँ बात करें तो B भी इधर A और ये तीसरा A से इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो कैसे बने होते हैं। इसमें A के 1 परमाणु के साथ B के 3 परमाणु जुड़े होते हैं। उसी तरीके से B के साथ 3 अन्य A के परमाणु एक विशिष्ट ज्यामितीय आकृति में बंधे होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय संरचना में देखिए भिन्नता आपको दिख रहा होगा। अक्रिस्टलीय ठोस में भी A के 1 परमाणु 3 परमाणु से जुड़े हैं और B के 1 परमाणु 3 परमाणुओं से जुड़े हैं, लेकिन इनकी विशिष्ट संरचनाएं यहाँ पे नजर नहीं आती। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा और ये कौन सा ठोस हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एक विशिष्ट ज्यामिति में परमाणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इनकी विशिष्ट ज्यामिति में परमाणु नहीं जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा चांदी, सोना, है ना। और अक्रिस्टलीय ठोस का हमने क्या उदाहरण देखा? रबर, है ना।
प्लास्टिक, ये जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अभी हमने क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टल की संरचना देखा, अक्रिस्टलीय संरचना देखा। इसके आधार पे हम इनके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी निश्चित हम क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो गुण है क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, विशिष्ट ज्यामिति आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहला इसका गुण हो गया। ठीक है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस का जहां पे हम बात करें तो अक्रिस्टलीय के क्या हो जाएगा कि इसके जो परमाणु होते हैं, अक्रिस्टलीय के जो परमाणु होते हैं वो विशिष्ट ज्यामितीय आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित नहीं होते, है ना। तो परमाणु विशिष्ट ज्यामितीय आकृति में सममित रूप में व्यवस्थित नहीं होते। उदाहरण आपको बता दिए हैं, उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए ये चांदी, सोना, है ना। और इसका उदाहरण हमने क्या देखा, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, दूसरा इसका जो गुण धर्म होता है, ये कैसे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। इनको क्या कहते हैं अपन, वास्तविक ठोस। आप इनको छू करके देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड, ये ठोस है ना। ये कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम जब छू के देखते हैं तो इससे हमको एहसास हो जाता है कि ये कैसे हैं, वास्तविक ठोस। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय, इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा, ये वास्तविक ठोस नहीं होते। ये वास्तविक ठोस, ये वास्तविक ठोस नहीं होते। और चूंकि इनकी जो गुण होती है, इनकी जो संरचना होती है वो द्रव के संरचना से बिल्कुल मेल खाती हुई थोड़ी सी भिन्नता होती है, इसलिए इसमें इसको क्या कहते हैं, अशीतत द्रव भी कहते हैं। ठीक है, इसे वास्तविक ठोस नहीं कहते, साथ ही साथ इसको हम क्या कहते हैं, अशीतत द्रव भी कहते हैं। तीसरा, क्रिस्टलीय ठोस के संरचना के आधार पर क्या होता है कि इनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। भौतिक अवस्था कैसी होती है, भौतिक अवस्था में भिन्नता दर्शाती हैं। जैसे भौतिक अवस्था कौन कौन से हो गए, हाँ बताइए। भौतिक अवस्था हो गया आपका विद्युत चालकता, विद्युत की चालकता, हाँ। दूसरा ऊष्मी चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिकी सामर्थ्य। ये बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जो भी ठोस क्रिस्टलीय होता है वो उनकी जो भौतिक अवस्था होती है उनमें ये सब में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। ठीक है ना, इसको हम समदैशिक कहते हैं। भौतिक अवस्था में भिन्नता नहीं होती।
भौतिक अवस्था में भिन्नता नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समदैशिक भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा गुण आप क्या देख सकते हैं, इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो क्रिस्टली जो ठोस होते हैं, इनमें जो होता है वो अक्रिस्टली ठोस से इनकी जो संरचना आपने तो देख लिया है ना, सममितता होती है और इसमें सममितता नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के गुणों की व्याख्या उनके संरचना के आधार पर, ठीक है। अभी हमने देखा ठोस, है ना, ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिया, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, ठीक है। अब जो ठोस होते हैं उनमें उनकी जो ठोस की बैंड ऊर्जा किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम देखेंगे। ठोस की बैंड ऊर्जा, ठोस की बैंड ऊर्जा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जितने भी ठोस हैं वो किनसे बने हैं, परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बने हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं एक ठोस सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। इसको हम यदि उसके परमाणु के क्रमांक के अनुसार भरना चाहें तो कैसा भरेंगे, 2, 8 और 4, ठीक है। अब इसकी परमाणु संरचना हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1s, हाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहला कोष में, है ना। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको लिखते हैं 2s और 2p, ठीक है। दूसरा जो कक्ष होगा वो कैसा होगा, 2s 2p, है ना। इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से पहले कक्ष में 1s में यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। दूसरे कोष या दूसरा जो कक्ष होता है उसमें 2s और 2p उपकोष होते हैं, इसमें अधिकतम 2 और इसमें अधिकतम 6। इस तरीके से कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। अब जो चौथा है, तीसरा है वो है कितना, 4। इसमें कितने हो जाएंगे, 3s और 3p, 3s और 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2, वेरी गुड, है ना। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब कितने बच गए, 2 बच गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो अंतिम कक्ष होता है, यदि हम परमाणु की संरचना बनाए, सिलिकॉन परमाणु की संरचना बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ मध्य में क्या होता है, प्रोटॉन होता है नाभिक में, है ना। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं के अंदर और उपकोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। तो पहले कक्ष में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे कक्ष में हमने देखा s और p 2 उपकोष हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और तीसरे जो कक्ष है इसके अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3 जो p है 3p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इसके भरने के क्रम को देख लेते हैं। अंतिम कोष का जो भरने का क्रम वो देख लेते हैं। 3s है ना, ये 3s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाउ के नियम से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, एक और उसके उल्टे क्रम में
दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से 3 जो p है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा, ये 3p है ना, इसमें 3 इस प्रकार से px py और pz होता है, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, एक और इसके बाद कहाँ जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या हो गया, रिक्त हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी उल्टे क्रम में भरे जाने थे लेकिन नहीं भरा, वो रिक्त हो गया, और यहाँ भी रिक्त हो गया और यहाँ भी रिक्त हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 स्थान कैसे हो गए हैं, रिक्त हो गए हैं, खाली हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको क्या कहेंगे, रिक्त स्थान, ठीक है। तो इस तरीके से 4 जो उपकोष है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, खाली अवस्था में हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा और देखते हैं अपन, इसके बारे में, सिलिकॉन के बारे में। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि सिलिकॉन के जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, वो किस प्रकार से भरे थे, 2 8 और 4 इस क्रम में भरे हुए थे, जिसमें से हमने देखा कि ये 1s में 2 और 2s में 2, 2p में 6 और 3s में 2 और 3p में 2 इस प्रकार से भरे होते हैं, ठीक है ना। यदि हम इसको इस रूप में देखें, इसके अंतरा परमाणु अंतराल के रूप में देखें, तो इस प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं, अंतरा परमाणु अंतराल, ठीक है। और इधर जो होता है उसका क्या बन सकता है, ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 1s दोनों इलेक्ट्रॉनों से क्या है, भरे हुए हैं, है ना। तो ये जो 1s है वो पूर्ण भरा हुआ है, अंदर का जो कोष है वो, ठीक है। दूसरा हमने देखा था 2s जो दूसरे नंबर का कोष है वो भी पूर्णतः क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। अब तीसरी जो कोष है वो है 3s और 3p, ये पूर्णतः नहीं भरे हैं, 3p जो है पूर्णतः नहीं भरे हैं। इसमें जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए और 3p में कितने चले गए, 2, लेकिन हमने क्या देखा कि जो 3p के जो और जो उपकोष है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। कितने रिक्त स्थान है, कितने बताए थे, 4, वेरी गुड, है ना। कितने स्थान खाली हैं, 4 स्थान जो हैं खाली हैं, ठीक है। तो इसका यदि हम इस प्रकार संरचना बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 4 स्थान जो है या 4 इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनका जो 3s और 3p जो होते हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतरा परमाणु अंतराल पाया जाता है, ठीक है। जब ये दोनों पास पास आने लगते हैं, अर्थात अंतरा परमाणु अंतराल क्या होने लगता है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो इनके जो भरे हुए जो कोष होते हैं उनका ऊर्जा कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, और इनके जो खाली कोष होते हैं उनके ऊर्जा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 4 जो भरे हुए हैं, 4 जो कैसे हैं, भरे हुए हैं, है ना। इसकी जो ऊर्जा होती है इसको अपन लिख सकते हैं 4n, है ना। ये हो जाएगा 4n ऊर्जा, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, यहाँ पे भरे हुए हैं। दूसरा जो कोष है इसमें आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, रिक्त हैं, इसको आप 4n इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे इनके मध्य की अंतरा परमाणु अंतराल क्या होने लगता है, कम होने लगता है ऐसे, ठीक है। अंतरा परमाणु अंतराल इस प्रकार से जैसे जैसे कम होने लगता है तो जो भरे जो कोष होते हैं
जो भरे कोष होते हैं उनकी ऊर्जा समान हो जाती है और जो खाली कोष होते हैं उनकी भी ऊर्जा कैसे हो जाती है, समान हो जाती है। अब ये जो बैंड होंगे वो दो प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जिसको हम इस प्रकार से यहाँ ऊर्जा बैंड जो लिखे हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 4n जो कि क्या है, भरे हैं, है ना, और जो दूसरा आपको बताए 4n जो कि क्या है, खाली हैं, इनके जो ऊर्जा है ना, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संयोजकता बैंड और इसको क्या कहते हैं, चालन बैंड। ठीक है, तो इस प्रकार जो भरे इलेक्ट्रॉन से जो भरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं, और जो खाली होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, और इनके मध्य जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो इस प्रकार अंतर परमाणु अंतराल जैसे जैसे कम होने लगता है उनके मध्य इस प्रकार के बैंड निर्मित हो जाते हैं, जिसको पहले वाले बैंड को जिसकी ऊर्जा निम्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड, और जिसकी ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। और इनके मध्य का जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहा जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इसी वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम कह सकते हैं बैंड अंतराल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, बैंड अंतराल कहते हैं। ठीक, अब वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में हम देख सकते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा कैसे बता सकते हैं कि संयोजकता बैंड में, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, समझ आया, क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड से, संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात बैंड अंतराल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणुओं के अंतिम कोष के आधार पर, अंतिम कोष के आधार पर क्या होता है, अंतिम कोष के आधार पर उसकी जो संयोजकता निर्धारित होती है। ठीक है ना, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि जो दो प्रकार के जो बैंड प्राप्त होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड, है ना, और दूसरा जो होता है वो कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड। ठीक है, और इनके मध्य जो होता है, जो ऊर्जा का गैप होता है, इसको क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, संयोजकता बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः यहाँ पे ये भरे होते हैं, और जबकि चालन बैंड कैसा होता है, खर्चा कम होता है ना, रिक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, है ना, इन संयोजकता बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और चालन बैंड, है ना, इनके संरचना के आधार पे जो पदार्थ होते हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो सुचालक और कुचालक ऐसे होते हैं। हमने देखा है कि पदार्थ जो होते हैं वो संयोजकता बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल की संरचना के कारण से ही क्या होते हैं, चालक और कुचालक होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के, उनमें विद्युत के प्रति क्या होती है, गुण धर्म होते हैं। पहला चालक, दूसरा क्या होता है, विद्युत रोधी, है ना, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अर्ध चालक। ठीक है, चालक विद्युत रोधी, विद्युत रोधी से आप क्या
विद्युत रोधी मतलब कुचालक, है ना, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता उसको हम विद्युत रोधी अर्थात कुचालक कहते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसको हम चालक कहें, किसको विद्युत रोधी कहें, या कौन सा जो पदार्थ है वह अर्धचालक का गुण प्रकट करता है। ठीक है, तो इनको तीनों के बारे में अपन देखें। चलिए चालक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है चालक। ठीक है, चालक में इसकी किस प्रकार से संरचना होती है, इन तीनों की, है ना, संयोजकता बैंड की, वर्जित ऊर्जा अंतराल की और चालन बैंड की संरचना कैसे होती है। चालक में दो प्रकार की स्थिति ऐसे इसमें बनती है। पहली स्थिति आंशिक रूप से क्या होते हैं, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ठीक है, पहली स्थिति क्या होती है, आंशिक रूप से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं या उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, संयोजकता बैंड, ठीक, और ये हो गया चालन बैंड। तो चालक जो पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत का चालन आसानी से या सुगमता पूर्वक होता है। ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। तो ऐसा गुण प्रकट करने के पीछे क्या कारण है, ये संरचना कि आंशिक रूप से चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, यानी संयोजकता बैंड को जब इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से परम शून्य ताप पर ही ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्वतंत्र रूप से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ होते हैं इस कारण से चालकता गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, है ना। यदि हम इस पर परम शून्य ताप पर ही विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सुचालक का गुणधर्म प्रकट करेगा या चालक होगा। दूसरा जो चालक जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो चालन बैंड है वो क्या होता है, चालन बैंड व संयोजकता बैंड, ये कैसे होते हैं, अति व्यापित होते हैं। ठीक है, सुचालक में आप देख सकते हैं कि पहला हमने क्या देखा कि जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड में से, संयोजकता बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। आंशिक रूप से चालन बैंड कैसा होता है, वहाँ भरा रहता है। जबकि दूसरा जो है क्या देखेंगे कि चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड, ये कैसे हो जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। अतिव्यापित हो जाएंगे तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, चालन बैंड में चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, किस ताप पर, परम शून्य ताप पर, है ना। अब यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत का चलना संभव होगा कि नहीं, होगा निश्चित रूप से, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी सुचालक पदार्थ होते हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है कि या तो आंशिक रूप से चालन बैंड क्या हो, भरा होता है, या फिर चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड है वो कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इस कारण से परम शून्य ताप पर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ पे भी चालन बैंड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सुगमता से इन क्षेत्र, धन क्षेत्र की ओर क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा और धारा बहने लगेगा। इसलिए ये पदार्थ कैसे कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो चालक क्या है,
वे पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन संभव होता है या इलेक्ट्रॉन आसानी से सरलता पूर्वक क्या करते हैं, इधर उधर गमन कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम सुचालक कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अच्छा, सुचालक के आप कोई उदाहरण बता सकते हैं? सुचालक के उदाहरण, चालक के उदाहरण, चांदी है ना, चांदी जो है इसका क्या है, उदाहरण है। आपने देखा होगा कि चांदी में विद्युत का चालन क्या होता है, अति अधिक होता है ना, इसलिए सुचालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक। इसी तरीके से जो दूसरा पदार्थ है वो कौन सा है, विद्युत रोधी। ठीक है ना। विद्युत रोधी के बारे में देखिए किस प्रकार से इसमें इसकी संरचना होती है, और फिर तीसरा देखेंगे अर्धचालक। ठीक है। दूसरा जो है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब क्या होता है, कुचालक। कुचालक है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन संभव नहीं होता या इलेक्ट्रॉन सरलता से गमन नहीं करता, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें संयोजकता बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और चालन बैंड, ये किस क्रम में होते हैं या किस तरीके से स्थिति या संरचना प्रकट करते हैं? देखिए, ये हो गया आपका, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये हो गया संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड कहाँ रहता है, नीचे। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है ना। उसके बाद ये हो गया आपका कौन सा बैंड, चालन बैंड, और यहाँ पे जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। संयोजकता बैंड कैसा होता है, भरा होता है पूर्णतः। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से भरा है ना। चालन बैंड में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और वर्जित ऊर्जा अंतराल का गैप इतना अधिक होता है कि यदि हम ऐसे पदार्थ को ऊर्जा दें तो वह ऊर्जा उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है, दूसरे शब्दों में ये कहें तो यदि इसको हम उतना ऊर्जा दे भी दें तो ये पदार्थ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से पूर्व ही क्या हो जाता है, गल जाता है। पदार्थ क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या होता है, हीरा। हीरा के संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है, 6V इसका जो है ऊर्जा होता है ना। यदि हम इसको इतनी ऊर्जा दें तो इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन ये चालन बैंड में कूद जाएं या चालन बैंड में चले जाएं, इससे पहले क्या हो जाता है, हीरा गल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चालन संभव नहीं होता या सुगमता से नहीं चलता, जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है। और तीसरा जो है क्या है, अर्धचालक। तीसरा क्या होता है, तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है अर्धचालक की। ठीक है। तो अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो गैप होता है वो अपेक्षाकृत कैसे होता है, कम होता है। अर्धचालक पदार्थ की वह अवस्था होती है या वह स्थिति होती है जो सुचालक और कुचालक के मध्य की स्थिति को प्रकट करती है। ठीक है। यानी ना तो वह सुचालक है अत्यंत अधिक और ना ही अत्यंत अधिक कुचालक है। ठीक है। इसके बीच की स्थिति को प्रकट करती है अर्धचालक। ठीक है। तो यहाँ पे संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कैसा होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है। ठीक है। अब
हम देखते हैं कि यहाँ पे संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है। संयोजकता बैंड कैसा होता है, पूर्णतः भरा होता है, और चालन बैंड कैसा होता है, पूर्णतः खाली होता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में परम शून्य ताप पर जब हम इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो चालन हो पाएगा क्या, विद्युत चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे चालन बैंड में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी अवस्था में विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। परंतु यदि हम इस पदार्थ को थोड़ा सा ऊष्मा दे दें या कमरे का ऊष्मा दे दें तो क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में। कब जाएंगे, जब इसे हम कमरे के ताप पे रखें या थोड़ा सा ऊष्मा हम क्या कर दें, उसे दे दें, तो चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब जब हम इस पर विद्युत क्षेत्र प्रवाह आरोपित करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है धन सिरे की ओर प्रवाहित होने लगेंगे, जिसके कारण से इसमें विद्युत का चालन संभव है, ठीक है। तो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं उदाहरण होते हैं कार्बन और जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि चालकता के आधार पे पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। सुचालक जिसमें विद्युत का चालन आसानी से होता है, कुचालक जिसमें विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं होता, और अर्धचालक, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे जो 6V लिखा है ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। धन्यवाद।